नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें हिंदी, जीके, जीएस और अनेक विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके प्रत्येक वनडे एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो देखिए क्या है हमारे इन प्रैक्टिस सेटों में। तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी लास्ट तक वीडियो देखनी है, क्योंकि कुछ बातें हम ओरली मुख से बता देते हैं, लिखते नहीं हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको पूरी वीडियो देखनी है बिना स्किप किए। तो चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसे किस वायसराय ने लागू किया था? वो वायसराय डलहौजी ने, लिटिन ने, या चेम्सफोर्ड ने, या वायसराय रिपन ने? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। तो देखिए सन 1878 में क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। कब किया गया था? 1878 में। जिसका उद्देश्य क्या था, जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। तो इसे किसने लागू किया था? उसे किया था वायसराय लिटिन ने। ठीक है, वायसराय लिटिन ने इसे लागू किया था और इस पर प्रतिबंध, यानी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसने हटाया था? वो हटाया था रिपन ने। किसने? रिपन ने हटा दिया था, हटाया। ठीक है, हटाया था। अब जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने हटाया था तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं, रिपन के बारे में। तो उसने और भी क्या क्या किया, जो स्थानीय स्वशासन था उसका जनक भी रिपन को ही माना जाता है। किसका? स्थानीय स्वशासन, स्वशासन। ठीक है, स्वशासन। ठीक है, और इसके अलावा एक और काम इसने महत्वपूर्ण किया था। वो किया था, जो हमारी प्रथम जनगणना हुई थी रेगुलर होने वाली 1881 की, 1881 की जो पहली जनगणना हुई थी रेगुलर वाली, वो कब किसने की थी? रिपन ने। इससे पहले सर्वप्रथम जो जनगणना पूछी है तो वो कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, 1872 में। लेकिन ये रेगुलर नहीं थी। रेगुलर कब हुई थी? 1881 में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? वायसराय रिपन के शासनकाल में। अब देखिए जो वायसराय चेम्सफोर्ड है इसके बारे में देख लेते हैं। जो वायसराय चेम्सफोर्ड था इसके शासनकाल में क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आया था, सुधार अधिनियम 1919 का। किसका? 1919 का जो सुधार अधिनियम आया था वो किसके शासनकाल में आया था? इसी के शासनकाल में आया था, जिसके तहत क्या हुआ था, जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। क्या किया गया था? प्रांतीय द्वैध शासन, प्रांतीय द्वैध शासन। ठीक है, शासन लागू किया गया था। किसके में? वायसराय चेम्सफोर्ड में। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपने जान लिया। इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिटिन, वायसराय लिटिन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हर साल शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, किसके जन्मदिन पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ये आपको बताना है। बताइए सही उत्तर क्या है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के जो जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस, बाल दिवस। ठीक है, बाल दिवस। कब? 14 नवंबर को, 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता दिवस। ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। अब देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस, दिवस। ठीक है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 सितंबर को, 25 सितंबर को। ठीक है, सितंबर।
को मनाया जाता है? क्या? राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस। ठीक है, अंत्योदय का नारा किसने दिया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है, इसकी घोषणा की थी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 2014 में, और इसको मनाया कब से जाने लगा? 2015 से। कब से? 2015 से रेगुलरली हम मना रहे हैं। अब इसका सही उत्तर क्या है? वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये कब मनाया जाता है? हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। सितंबर कब से शुरुआत हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1962 से। ठीक है, कब से? 1962 से। पहली बार 1962 में मनाया गया था। ठीक है, कब? 1962 में। अब इनके बारे में थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे नंबर के क्या रहे? दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे। प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। ठीक है, 1954 में इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस स्थान पर केप कमोरिन स्थित है? गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या जम्मू कश्मीर में? तो देखिए, केप कमोरिन क्या है? भारत का जो भारतीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? भारतीय भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। और वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, और क्या है? इस जगह पे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं। इधर से तो बंगाल की खाड़ी आके मिलती है, इधर से अरब सागर मिलता है, और इधर से क्या मिलता है? आपका हिंद महासागर। ठीक है, केप कमोरिन कन्याकुमारी जो स्थान है वहाँ पर, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी स्थान है वहाँ पर क्या है? केप कमोरिन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तमिलनाडु। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। 1 है, 20 है, 25 है या 30 है? ठीक है, बताइए इनमें से क्या सही उत्तर है। तो एक क्या है? एक है हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट SC। ठीक है, और उच्च न्यायालय किसे कहते हैं? हाई कोर्ट्स यानी HC। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 25। हालांकि हमारे स्टेट्स कितने हैं? 28। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास में हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले विशाल स्नानागार का संबंध किस स्थान से है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान एक विशाल स्नानागार मिला था, उसका संबंध किससे है? कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से? तो बताइए किससे इसका संबंध है सीधा सीधा? देखिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से मिली थी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, क्या मिला था? चूड़ियाँ। और ये किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती, विशेष ध्यान रखिए इन पे। सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। और अगर देखा जाए तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। साहनी। ठीक है, इसकी खुदाई करवाई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है रावी नदी के किनारे। रावी। किसके? रावी नदी के किनारे। अब देखते हैं लोथल को। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। गुजरात। ठीक है, कहाँ है? गुजरात। और गुजरात राज्य में ये कैसा स्थल है? एक बंदरगाह है। बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पर जो जहाज वगैरह आते हैं पानी के, वहाँ से माल की ढुलाई के लिए जो जहाज़ों का आवागमन होता है विशेष स्थान पर, समुद्र के किनारे जो रुकने का, जहाज़ों के रुकने का जो स्थान होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे है? ये है भोगवा नदी के किनारे। किसके? भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है। आइए अब देखते हैं भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो भोगवा है आपकी साबरमती की सहायक नदी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में। अब जो इस प्रश्न का सही उत्तर है
उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है आपका मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। अब इसके बारे में क्या है महत्वपूर्ण बिंदु कि ये इसकी जो खुदाई की गई थी वो किसने करवाई थी, राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में ये स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है मोहनजोदड़ो। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बताइए सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का। देखिए सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ठीक है। ला का मतलब दर्रा या पास, ठीक है, दर्रा, पास या ला, तीनों को एक ही चीज़ समझिए। जो पहाड़ों के बीच में से कहीं से गुजरने का मार्ग होता है, प्राकृतिक या काटा हुआ, उसे क्या कहते हैं, दर्रा बोलते हैं, ठीक है। जो मार्ग बन जाता है पहाड़ों के बीच में उसे दर्रा बोलते हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, वे हैं जोजिला दर्रा, ठीक है। उसके बाद में एक और है बनिहाल दर्रा, ठीक है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। रोहतांग है आपका, रोहतांग, और कौन सा है, शिपकीला, ठीक है, शिपकीला दर्रा। इसके अलावा अन्य देखें, बारालाचा पास या दर्रा, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, उत्तराखंड में देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए एक तो है आपका माना दर्रा, ठीक है, दूसरा है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख, और ये नीति दर्रा उसमें है ही, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है आपका उत्तराखंड। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि इनमें से कौन सी पंचवल्सी योजना है जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो बताइए पहली थी, दूसरी थी, तीसरी या चौथी थी। कौन सी जो पंचवल्सी योजना है जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या था, वो था प्रशांत चंद्र और महालनोबिस, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अब देखिए जो पहली पंचवल्सी योजना थी इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसे हटाते हैं, पहले यहाँ पर जगह की कमी है, ठीक है। तो पहली पंचवल्सी योजना कब आई थी आपकी, 1951 में आई थी, 1951 में। और कब तक रही थी ये, 56 तक, 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक रही थी। और इसका जो क्षेत्र था किस क्षेत्र के लिए आई थी, ये आई थी प्राथमिक विकास क्षेत्र के लिए, प्राथमिक विकास क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक विकास क्षेत्र, जिसका प्राथमिक विकास मतलब कृषि से संबंधित। तो कृषि के लिए आई थी ये, मुख्य रूप से कृषि के विकास हेतु लाई गई थी। अब जिसको लाने वाले थे वो कौन थे, वो थे हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेराल्ड डोमर थे इसको लाने वाले। और इसी मॉडल पर आधारित थी ये पहली पंचवल्सी योजना। आइए अब दूसरी पर चलते हैं। तो देखिए दूसरी पंचवल्सी योजना कब आई थी, 1956 से 1961 तक रही थी ये। कब तक, 1956 से 1961 तक। इसका मुख्य क्षेत्र क्या था, वो था जो भारी उद्योग थे, औद्योगिक क्रांति या उद्योग क्षेत्र उससे संबंधित थी, औद्योगिक विकास से संबंधित, औद्योगिक विकास,
विकास, ठीक है, विकास। तो ये दूसरी जो योजना थी ये किससे संबंधित थी? औद्योगिक विकास से। औद्योगिक विकास किससे संबंधित थी? औद्योगिक विकास से संबंधित, ठीक है। और इसमें क्या क्या शामिल था? भारी उद्योग हैं आदि। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस। इसका सही उत्तर क्या है? पीसी महालनोबिस का दूसरी पंचवल्सीय योजना से संबंध था। अब इन्हें तीसरी और पांचवी के वाले बारे में भी जान लेते हैं। तीसरी और पांचवी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या सही है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 1961 में ये प्रारंभ हुई थी तीसरी वाली, और कब तक चली थी? 1966 तक, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न आदि का जो सुधार लाया गया था, तो वो कब लाया गया था? आपका इसी पंचवल्सीय योजना में लाया गया था। आर्थिक विकास, खाद्यान्न सुरक्षा, ठीक है, इससे संबंधित थे। गेहूं चावल उससे संबंधित थे, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको समझ में आ गया होगा। वो क्या था? एक तो खाद्यान्न सुरक्षा, ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा था अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता। व्यवस्था की स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखते हैं पांचवी वाली को। पांचवी पंचवल्सीय योजना कब आई थी? पांचवी आई थी आपकी 1974 में, और ये कब तक चली थी? 1978 तक, ठीक है। ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी डीपी धर मॉडल पर। डीपी धर मॉडल, ठीक है, मॉडल। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, ठीक है। गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, एक बात आप ये भी ध्यान रख लीजिए, अगर प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाए कि जितनी भी पंचवल्सीय योजनाएं थीं उनमें सबसे ज़्यादा सफल कौन सी रही, तो वो रही थी आपकी 11वीं पंचवल्सीय योजना। 11वीं ये कब से कब तक चली थी? ये चली थी आपकी 2007 से 2012 तक, ठीक है। ये सबसे अधिक सफल रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो देखें मोटा मोटा, तो वो क्या था? गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ये सभी मिक्स था। ये सर्वाधिक सफल रही, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में, हैदराबाद में, पुणे में, सूरत में। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है? बताइए। तो वाराणसी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ये देखें तो वो है ज्ञान की नगरी, ठीक है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है भारत की धार्मिक राजधानी, ठीक है। क्या है? राजधानी, वो है वाराणसी, ठीक है। भारत की धार्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी। पुणे किस लिए प्रसिद्ध है? पुणे के बारे में देखें तो पुणे है आपका ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी के लिए। ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी, ठीक है, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल उद्योग के लिए, यानी वस्त्र उद्योग, ठीक है, वस्त्र उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? सूरत। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है आपका हैदराबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ओपन रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया है उसके लिए, ठीक है। इसमें क्या है? ओपन रॉक जो संग्रहालय है उसमें पृथ्वी के विभिन्न स्थानों से अति प्राचीन पत्थरों को संग्रहित किया गया है, ठीक है, और उन्हें म्यूजियम के तौर पर दिखाया जाता है, जिससे लोगों के अंदर उनके प्रति जागरूकता बढ़े और उनके प्रति ज्ञान की वृद्धि हो। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है या कहा गया है? तो पहला अनुच्छेद, 19वां अनुच्छेद, 25वां अनुच्छेद या 32वां अनुच्छेद। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद इसका सही उत्तर है?
तो देखिए पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है, पहले अनुच्छेद में बताया गया है आपके लिए संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, इससे संबंधित है ये संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब 19वें पे देखते हैं, 19वें में विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है वो किस में दी गई है, 19वें में, 19वें में किसमें, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, इससे संबंधित है। अच्छा 25वां जो है, 25वां किससे संबंधित है, 25वां धार्मिक जो पूजा पाठ होते हैं उसकी स्वतंत्रता से, कोई भी किसी भी पंथ को मान सकता है, वह स्वतंत्र किसी भी प्रकार से पूजा पद्धति को अपना सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, इससे संबंधित कौन सा है, 25वां। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन सा है, वो है आपका 32वां। कौन सा है, 32वां। इसमें क्या बताया गया है, जो मौलिक अधिकार हैं उनके उपचार की व्यवस्था की गई है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का, कोई व्यक्ति या कोई सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो उसके विरुद्ध आप सीधे सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 स्वयं दूसरे जो अनुच्छेद हैं, जो आपके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उनकी सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 बताया गया है। तो इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय इस प्रकार से संबोधित किया है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नारायण, योग्यता, मनुष्य और सोना, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए जो नारायण है ये एक नाम है, क्या है, एक नाम। और नाम किस में आता है, नाम आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। और मनुष्य, मनुष्य किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। सोना किस में आता है, सोना आता है आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, ठीक है, पदार्थवाचक में। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, योग्यता। एकमात्र योग्यता वह शब्द है जिसे न तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न चखा जा सकता है, अर्थात यह भावनात्मक शब्द है, ठीक है। योग्यता एक भाव से भरा हुआ शब्द है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है योग्यता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साबुन का पानी लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है। जो साबुन का पानी होता है वो लिटमस पेपर का रंग किस प्रकार का परिवर्तित कर देता है, लाल रंग, नीला रंग, पीला और नारंगी। तो देखिए जो आपका साबुन का पानी होता है वो कैसा होता है, क्षारीय, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो क्षारीय घोल होता है या क्षार होता है, वह जो क्षार होता है वो क्या करता है, लिटमस पेपर को नीला कर देता है, कैसा, नीला, ठीक है। और जो आपका अम्ल होता है या अम्लीय घोल होता है वो क्या करता है, अम्ल आपका परिवर्तित कर देता है उसको लाल रंग में, किसमें, लाल रंग में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले इसे देख लीजिए, साबुन किस में परिवर्तित करेगा उसको, नीले रंग में, क्योंकि वो एक क्षारीय विलयन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से गोदावरी नदी की सहायक नदी बतानी है आपको। तो गोदावरी की सहायक नदियों के लिए ऑप्शन दिया हुआ है केन, वर्धा, भीमा और कोशी। तो जो केन है वो केन किसकी सहायक नदी है, केन है यमुना की सहायक नदी। किसकी है, यमुना की, यमुना, ठीक है, यमुना की सहायक नदी। अच्छा अब जो आपकी भीमा है, भीमा किसकी है, कृष्णा की, कृष्णा की, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, भीमा। और कोसी किसकी सहायक नदी है, कोसी है गंगा की, गंगा की, ठीक है। अब देखते हैं इनकी अन्य जो सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना की अन्य सहायक नदियां कौन सी हैं, वो है हिंडन टॉन्स, ठीक है, हिंडन टॉन्स। और कृष्णा की अन्य सहायक नदियां कौन सी हैं, कृष्णा की हैं मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, इस प्रकार से। गंगा की कौन सी हैं, गंगा की है आपकी गोमती है, सोन है, गंडक है। और यमुना भी इसी की सहायक नदी है। यमुना स्वयं किसकी सहायक नदी है, गंगा की। अब जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो क्या है, वो है इसका वर्धा, क्या है, वर्धा। अच्छा वर्धा के अलावा उसकी गोदावरी की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वो है इसकी वैनगंगा, पूर्णा, ठीक है,
गोदावरी की वर्धा, वेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, वेनगंगा। और पूर्णा, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि हसदेव जंगली खदानें किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? सोने के लिए, चांदी के लिए, लोहा या कोयले के लिए? तो किसके लिए है ये आपको बताना है। तो देखिए, सोने के लिए कहाँ की खदानें प्रसिद्ध हैं? वह है कोलेरू कर्नाटक, कोलेरू, कोलेरू कर्नाटक। ये कहाँ पर है? कोलेरू कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और जो लोहा है, इसके लिए कहाँ की खदानें प्रसिद्ध हैं? वो है आपकी दंतेवाड़ा की। कहाँ की? दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा, ठीक है। और ये हसदेव कोयले से संबंधित है, ठीक है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, गढ़ में, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। और इसका संबंध गोंडवाना क्षेत्र से सीधा सीधा है। किससे? गोंडवाना क्षेत्र से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है कोयला। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, वृंदावन में, नंदगांव में या गोकुल में? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि मथुरा में क्या हुआ था। मथुरा में कंस का किला था और उस किले के अंदर क्या थी? जेल। उस जेल में कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव दोनों को जेल में डाल दिया था। तो उस जेल में ही माता जो देवकी थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। और जन्म देने के तुरंत बाद वे कहाँ पर ले गए? गोकुल ले गए उनको, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है मथुरा। आइए, और जो अन्य वृंदावन है, नंदगांव है, गोकुल है, यहाँ पर तो उनकी बाल लीलाएं हुई, ठीक है, उन्होंने लीलाएं की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंगना किसका पर्यायवाची शब्द है? स्त्री का, पुत्री का, बहन का या माता का? किसका सही पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तनुजा, 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 सुता, सुता, बेटी, ठीक है, इस प्रकार। बहन का क्या होता है? बहन के पर्यायवाची शब्द होते हैं भगिनी, भगिनी, सहोदरी, सहोदरी। और माता के क्या होते हैं? माँ, जननी, ठीक है, जन्मदात्री, इस प्रकार से। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है आपका स्त्री, ठीक है। क्या है? स्त्री, स्त्री, क्योंकि अंगना कहाँ पर लगा हुआ होता है? जैसे वीर स्त्री के लिए क्या लिखा होता है? वीरांगना, ठीक है, वीरांगना लक्ष्मीबाई, यानी वीर स्त्री लक्ष्मीबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? स्त्री। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विज्ञ का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुज्ञ, अज्ञ, अर्थ और ज्ञानी। बताइए इनमें से क्या है सही? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अज्ञ। विज्ञ मतलब जो बहुत कुछ जानता हो, ठीक है, सही सही बहुत ज़्यादा जानता हो। और अज्ञ का मतलब जो अज्ञानी हो, ठीक है। अर्थ का विलोम क्या होता है? अर्थ का होता है अनर्थ, अनर्थ, ठीक है। और ज्ञानी क्या क्या होता है? अज्ञानी, अज्ञानी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अज्ञ। तो आज के प्रश्न यहीं पर पूर्ण होते हैं। और यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप इसी प्रकार की क्लासेस लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल जो बटन है उस पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपके पास में सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस आते रहें। तो आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।